Students, a very good morning to all of you. We are not only going to study CS Executive, we are not only going to have CS Executive guidance session today, but I'm also going to start FM. मैं FM का पहला टॉपिक आज ही शुरू कर रहा हूँ. Is this okay? Surprise. Because I thought rather than boring all of you for hours at end, let us directly start with studies. As I start a particular subject, I will give its guidance. तो जैसे मैं एक सब्जेक्ट शुरू करूंगा, जैसे कि मैं सी लॉ शुरू करूंगा, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि सी लॉ के अंदर क्या है, सी लॉ की पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है. अभी ब्रीफली मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं. तो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू इज बिफोर वी प्रोसीड अहेड कि 2025 ये जो साल है, दिस ईयर 2025, दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ. सी CS एग्जीक्यूटिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन योर एकेडमिक प्रोग्रेस. प्रोफेशनल सब लोग कर लेते हैं, सब लोग. और प्रोफेशनल के टाइम पे सब लोग का बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है. एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन नोज कि बस एक लास्ट एग्जाम बचा है. एंड दिस इज नॉट लाइक CA फाइनल. CA फाइनल में क्या होता है, वो लोग कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ना फंसा ही देते हैं बुरी तरीके से. हमारा इवैल्यूएशन प्रोफेशनल में काफी फेयर है. सबसे पहले तो प्रोफेशनल लेवल के अंदर एक भी प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही तो टैक्स है, ना ही अकाउंट्स है, ना ही कॉस्टिंग है, ना ही FM है. सो नॉट वन सिंगल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. न्यूमेरिकल्स है ही नहीं प्रोफेशनल के अंदर, सिर्फ लॉ भरा हुआ है. तो एवरीवन पासेस. हाँ, एवरीवन पासेस आफ्टर स्टडिंग प्रॉपरली, बट प्रोफेशनल लेवल पे वो मैच्योरिटी हम में होती है. मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स आर आइदर डूइंग LLB और दे आर डूइंग अ जॉब. सो मैच्योरिटी अलग लेवल का होता है और वो हिसाब से प्रोफेशनल काफी ठीक ठाक हो जाता है. मैच्योरिटी होती है, पढ़ाई में फोकस होता है, जितना पढ़ रहे ठीक से पढ़ते हैं, एक ग्रुप एट अ टाइम करके निकाल देते हैं. इट इज रियली नॉट सच अ बिग डील. बट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, वी आर डूइंग BCom प्लस वो इंडियन टीनेज हमारे अंदर आई होती है. इंडियन टीनेज समझते हैं आप? 19, 20, 21, 22 में इंडियन टीनेज होती है. हमारे यहाँ टीनेज थोड़ी बाद में आती है. ठीक है, आगे की जो जनरेशन है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, जेन Z एंड पता नहीं क्या क्या. आप लोग जेन Z हो और आपके नीचे की जनरेशन, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट, क्या बोलते हैं, जेन अल्फा. वेरी गुड, यू नो बेटर. सो जो जेन अल्फा है, उन लोग का यार टीनेज बहुत पहले आ जाएगा. वो जब 11-12 साल के होंगे तभी टीनेज शुरू होगा. बट हम लोग का, आपका और मेरी जनरेशन का, हम लोग का थोड़ा बाद में शुरू हुआ है. बाहर घूमना, चीजें एक्सप्लोर करना, रात को 3 बजे नल स्टॉप में पोए खाने जाना. आई डोंट नो व्हाई, गॉड नोज व्हाई. तो वो सारी चीजें हम करते हैं. And I am on your side. I do understand. Same early 20s में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था यार. माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. 19, 20, 21, 22. Am I right? वही एज है ना हम सबकी यार. माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. दूसरे जेंडर के लोग, हमारे जेंडर के फ्रेंड्स जो हमसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, घूमना फिरना. एंड जस्ट लुक एट दिस, वी हैव साइजेबली गुड अटेंडेंस राइट नाउ, बट क्लास स्ट्रेंथ इससे डबल है. क्लास स्ट्रेंथ इससे डबल है, बट देखो किसी को पड़ी नहीं है. सो अगेन, मैं अपना रोना नहीं रोऊंगा, बट यू नो मेरे फैमिली में इमरजेंसी हुआ था. माई चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू दी ICU. उसको माउथ ब्लीडिंग हो रहा था आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी. एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मैंने सोचा कि नहीं यार, हम 1-2 दिन आगे क्लास को पुश करेंगे, बट विल कंडक्ट. एंड अनफॉर्चुनेटली जस्ट 2 days बैक मेरी थ्रोट गई. येस्टरडे तक मैं बहुत खांस रहा था. मैं दवाई लेके घूम रहा हूँ, कफ सिरप लेके घूम रहा हूँ यार. अब कफ सिरप का प्रॉब्लम ही होता है, ज्यादा ले लिया तो आउट हो जाऊंगा मैं. सही बात है कि नहीं? तो उसको 5 ml ही ले सकते हैं. सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आई थॉट कि नहीं यार, आज तो क्लास होना चाहिए. और कितने रिमाइंडर भेजे यार, मतलब दिमाग खराब कर दिया होगा रिमाइंडर भेज भेज के आपका, कब क्लास है कब नहीं है. फिर भी आधी क्लास एब्सेंट है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एवरीवन. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यहां से डिसिप्लिन शुरू होता है. इसलिए मैंने सोचा FM शुरू कर देंगे, वीडियो लेक्चर भी आज का दूंगा नहीं किसी को. यस एंड नो, एग्जैक्टली. सो प्लीज ऐसा ना करें. 2025 इज अवर ईयर, हमारा साल है. और लाइफ में बहुत कुछ होगा यार, आपकी भी और मेरी भी. हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है. कभी घर पे कोई बीमार हो रहे हैं, तो कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो कभी हमारे क्राइसिस हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में आ रहे हैं. स्पेशल पीपल छोड़ के जा रहे हैं. जो लोगों को स्पेशल पीपल बनना चाहिए था, वो स्पेशल पीपल बन नहीं रहे. ऐसी बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स होती है यार. आई नो, बॉडी को लेके होती है, मेरा वेट ज्यादा है, मेरा वेट कम है, मेरी मसल मास क्यों नहीं है. एंड यू नो, बहुत बहुत इश्यूज होते हैं यार. एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, ये इश्यूज लाइफ लॉन्ग रहेंगे, जाएंगे नहीं. बट यू हैव टू डील विद इट. ठीक है, मजाक कर रहा हूं. थोड़ा आपकी एज में यंगस्टर्स को ज्यादा होते हैं, बट या यू हैव टू डील विद इट यार. कुछ नहीं कर सकते. जॉब आप छोड़ के, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तो बैठ नहीं सकते रोते धोते हुए. सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड
अभी भी बहुत सारी इंक्वायरी होती है, अभी CSET की एडमिशन शुरू हो गई 12th के बाद, तो अराउंड 4-5 पीपल हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन द बैच एंड पेरेंट्स मुझसे वही पूछते हैं कि सर ये CS का कोर्स कैसा है। तो मैं डायरेक्टली उनको बताता हूं कि देखो यार CSET तो हो जाता है, प्रोफेशनल भी हो जाता है, बट असली पढ़ाई एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं है कि भाई 6 मंथ्स में ही खत्म हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव लेवल को ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 1.5 ईयर लगते हैं, ठीक है। सो नो मैटर हु यू आर, वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिव और वेदर आपने एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी शुरू कर दिया है, इट डज नॉट मैटर आप कौन हो। ये जो साल है 2025, ये अपना साल है यार, ये साल में मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर होना चाहिए। स्पेशली जून के अंदर मेरा एक ग्रुप तो होना ही चाहिए, सही बात है कि नहीं। सो हुएवर इज गिविंग ग्रुप 1 इन जून, प्लीज रिमेंबर दैट एग्जेम्पशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो जो भी ग्रुप 1 दे रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दे रहे होंगे जून के अंदर, बट यार याद रखना एग्जेम्पशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप पास हुए या ना हुए, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एग्जेम्पशन आया क्या। झूठ बोल रहा हूं, मैं एक्चुअली यही पूछता हूं पास या फेल, बट एग्जेम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये पूछूंगा एग्जेम्पशन आया क्या, इन द सेंस दैट अगर एग्जेम्पशन आके भी फेल हो गए तो अगली बार तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु कैन स्कोर 60 मार्क्स इन एनी वन सब्जेक्ट, नथिंग लाइक इट यार, उसके जैसा कुछ भी नहीं है, ओके। और मेरे हिसाब से तो अकाउंट्स FM में 80-90 आ सकते हैं किसी को भी, बट काफी स्टूडेंट्स को वो डिफिकल्ट जाता है CS लेवल पे अकाउंट्स FM। इसी के लिए मैं लॉजिकली बाय एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एग्जेम्पशन इन नंबर 1 JIGL, नंबर 2 SBC, ये ऊपर नीचे होता है। SBC कुछ साल SBC की ज्यादा एग्जेम्पशन दिखते हैं मुझे, एंड एवरीवन नंबर 3 CLAW। आपको लग रहा होगा सर CLAW के अंदर कैसे एग्जेम्पशन आ सकता है, 1100 पेजेस का मॉड्यूल है, बट यार ना समझने वाला कुछ नहीं है। मुझे आज तक कभी CLAW में कोई स्टूडेंट ने नहीं बोला सर समझ में नहीं आया। सर डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग होता है साल में 4 बार, ये समझ में नहीं आया, इसमें न समझने वाला कुछ भी नहीं है। वो लॉ में दिया 4 बार आपको मिलना है, आपको मिलकर चर्चा करनी है। अच्छा, सारे डायरेक्टर्स एक साथ लायबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉम्प्लायंस नहीं किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, तो ऑल द डायरेक्टर्स आर लायबल टुगेदर, ऐसा लॉ में दिया हुआ है। अब उसमें न समझने वाला क्या है, सर नहीं समझा, एवरीवन इज लायबल टुगेदर। अब इसमें क्या है यार, AGM होती है साल में एक बार, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, 2 AGM के बीच में जो मीटिंग होती है उसको EGM बोलते हैं, राइट एवरीवन। जनरल मीटिंग मतलब जनरल बॉडी मीटिंग मतलब शेयर होल्डर। सर समझ में नहीं आया, सेड नो स्टूडेंट एवर। ये सिर्फ CLAW में क्यों एग्जाम्शन नहीं आता, पढ़ाई नहीं की, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लॉज जो है ग्रुप 1 के, ग्रुप 1 में 3 लॉज है, एक है JIGL, जुरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट नॉट, ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। दूसरा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। तीसरा है CLAW, कंपनी लॉ, ठीक है। तो ये तीनों काफी इजी है, काफी आरामदायक है, रिलैक्सिंग है, तीनों में बर्डन नहीं आता। अनलाइक अगर आप ग्रुप 2 के लॉ देखोगे, CMSL, ECIP तो काफी अच्छा है, बट CMSL अगर आप देखोगे तो वो काफी हॉरिड है, और ECIP के भी कुछ एरिया हॉरिड है। अनलाइक दैट इन ऑल दीज 3 लॉ ऑल द एरियाज आर वेरी इंटरेस्टिंग यार, मतलब, और काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। अब JIGL के अंदर लिमिटेशन एक्ट है, 3 साल के अंदर अंदर स्यू करो, 3 साल के अंदर अंदर स्यू नहीं किया तो फिर रेमेडी चली जाएगी, द डेट बिकम्स टाइम बार्ड। सर समझ में नहीं आया, अब उसमें न समझने वाला क्या है यार, 3 साल का टाइम लिमिट है, बात खत्म। तो ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, बट देन अगेन अगर आपको सिस्टमैटिकली उसको पढ़ के स्कोर लाना है तो हार्डवर्क तो लगेगा। सो ये हो गया। और फिर हमारा फेवरेट अकाउंट्स FM, जो हम हर दिन सुबह सुबह करने वाले हैं, और मैं आपको इतना हैरेस कर रहा हूं। आई थिंक आपने शेड्यूल देखा होगा, शेड्यूल में मैंने ना 1.5 घंटा ना प्रैक्टिस सेशन रखा है, मतलब क्लास होने के बाद 1.5 घंटा बैठ के आपको यहां पे पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो अकाउंट्स FM के अंदर कंपलसरी है। सो द क्लास टाइम इज लाइक रियली लॉन्ग, एंड इवन आफ्टर द क्लास इज ओवर यू हैव टू सिट हियर। ऐसा मैंने तैयारी करके आपका रखा हुआ है। सो अकाउंट्स FM तो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं तो पूरा करा के दे दूंगा। आप डायरेक्ट जाके बैठोगे ना एग्जाम में, मिनिमम 40-45 तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आ ही जाएंगे कुछ भी करके। साथ में ये दोनों के MCQ टेस्ट में सैटरडेज को रख रहा हूँ, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को काटते हैं। हाउएवर मेरा एक्सपर्टीज है ये सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स FM के अंदर, सो वो भी आपका हैंडल हो जाएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ भी हो जाए, जून में मेरे को कोई टाइप का सक्सेस चाहिए। जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे, दोनों ग्रुप निकल जाए उनके, जो एक ग्रुप दे रहा है एक ग्रुप निकल जाए, चलो एक ग्रुप नहीं निकला तो एक एग्जेम्पशन आ जाए यार,
बाकी 1-2 मार्क्स से फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, वो भी लाइफ में एक जरूरी एक्सपीरियंस होता है। सही बात है कि नहीं? मजाक कर रहा हूं यार। तो मेरे को कहीं पे तो जून में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, या तो एग्जामिशन का चाहिए या तो ग्रुप का चाहिए, और आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, बस आप ना हर दिन डिसिप्लिन रखो यार, कीप डिसिप्लिन एवरीडे, और धीरे 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 रिजल्ट्स आते हैं, धीरे 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 सब ठीक होता है। इज इज ओके? सो दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले आपको जनरल गाइडेंस दूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव का, एक बार क्विकली बता दूंगा। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं अरे सर सीएस सीईटी तो मेरा पहले हो गया था, एग्जीक्यूटिव क्या है मुझे अच्छे से पता है, फिर भी एक बार याद दिला दूंगा एग्जीक्यूटिव क्या है। कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हर दिन लाइफ में फॉलो करना है फॉर सक्सेस। एंड नंबर 3 डिटेल्स अबाउट क्लासरूम लेक्चर, वो आई थिंक 2 ही मिनट आपको बताऊंगा। और आज मैं सरप्राइज शुरू कर रहा हूं क्लास। सो वी हैव डिवाइडेड द सेशन इनटू 3 पार्ट्स। लेट अस गो टू पार्ट नंबर 1, सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो एफएक्यूज। सर क्या सब्जेक्ट्स है सीएस एग्जीक्यूटिव में? तो डियर स्टूडेंट्स, CS executive में this session I am going to share with many people who are going to buy recorded lectures, who are going to join CS CET also. सर क्या सब्जेक्ट है, क्या होता है CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, CS में क्या डिफिकल्ट है, क्या इजी है, तो इसके लिए आपको भी मैं सब कुछ बता रहा हूं। आपको अगर पता है तो 2 मिनट सुन लो, और नहीं पता तो और ध्यान से सुन लो। तो एवरीवन, एग्जीक्यूटिव इज द मेन लेवल ऑफ CS एज कंपेयर टू CS EET एंड एज कंपेयर टू CS प्रोफेशनल। एग्जीक्यूटिव ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है? मैं ये नहीं बोल रहा CS EET डिफिकल्ट नहीं है, और मैं ये नहीं बोल रहा प्रोफेशनल डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि CS EET के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, MCQ होता है। सो MCQ होता है, उसके अंदर यार नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो काफी ठीक ठाक हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया CS EET। एग्जीक्यूटिव में आके ना हमें एक बहुत डेंजरस शॉक बैठता है, कल्चरल शॉक बैठता है कि भाई ये क्या हो गया। सीए इंटर में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू। अभी सीए इंटर का टेस्ट सीरीज हुआ यार, ओएमआर शीट में दे रहा हूं उनको, नो नेगेटिव मार्किंग। सीए इंटर में एमसीक्यूज है, नो नेगेटिव मार्किंग, 30 मार्क्स के एमसीक्यू है। आई विल रिपीट अगेन, नो नेगेटिव मार्किंग। सीए इंस्टीट्यूट चिल्ला रही है पास हो जाओ, पास हो जाओ, कर देंगे, पास कर देंगे। हमारे इंस्टीट्यूट बाबा आग पे आग पे। तो मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूं, देखो आई एम अ टीचर हु टीचेस ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटर, एंड आई एम अ टीचर हु टीचेस ऑल सब्जेक्ट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। मैं आपको बता रहा हूं एग्जीक्यूटिव का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी रीजनेबली हाई है। आपने गेम खेला, उसमें बॉस होता है, बॉस। ऐसे गेम जिसमें बॉस को हरा ही नहीं पा रहे, ये वैसा गेम है भाई सीएस एग्जीक्यूटिव। तो रेडी रहो, अच्छे से आप हार्डवर्क करो एंड डेफिनेटली हो जाएगा। बट अगर लाइटली लोगे, क्लासेस बंक करोगे, डे 1 मैंने बोला था, मैंने डे 1 आ जाना, आज नहीं, नो। सही बात है कि नहीं एवरीवन? सो यार ऐसी हरकतें नहीं करनी। तो CS EET से कंपेयर किया तो एग्जीक्यूटिव में ज्यादा सब्जेक्ट्स है, देयर इज नो MCQ, ऑल द पेपर्स आर रिटन एंड देयर इज अ शॉक। ये शॉक ये बैठता है कि CS EET का तो एग्जाम 1 दिन का है, 2 घंटा, वो 2 घंटे का एग्जाम भी 1.5 घंटे में हो गया मेरा। बट एग्जीक्यूटिव के 3 घंटे के पेपर्स है, एंड दैट टू इट इज स्प्रेड ओवर 7 डेज। सो वो 2 ग्रुप एक साथ देना, ये तैयारी करना ही, मानसिक तैयारी, मेंटल तैयारी करना ही बहुत चैलेंजिंग चीज होती है काफी स्टूडेंट्स के लिए। सो डेफिनेटली देयर इज दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। बट देन अगेन, अगर आप हर दिन पढ़ाई करोगे, एवरीडे इफ यू स्टडी, एवरीडे 6 आवर्स, एवरीडे 7 आवर्स, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती एग्जीक्यूटिव पास करने से। बहुत स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो यार ये है लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जीक्यूटिव का। ना प्रोफेशनल भी डिफिकल्ट है, माइंड यू, प्रोफेशनल भी डिफिकल्ट है। बट प्रोफेशनल क्यों इजीली हो जाता है? क्योंकि प्रोफेशनल में एज सच कुछ बहुत नया नहीं है। उसमें एक ना मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी होती है। एक क्वेश्चन आता है, वही कंपनी का जीएसटी कॉम्प्लायंस करना है, वही कंपनी का मैटरनिटी का कुछ इशू हो गया है, वो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको छुट्टी नहीं दी इन लोग ने ज्यादा। यार मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोलती है छुट्टी देना है प्रेग्नेंट लेडीज को, पेड लीव देना है, तो वो नहीं दिया उन्होंने। या तो फिर लेबर का कुछ बोनस था, बोनस नहीं दिया उन्होंने। तो 2-3 लॉस के बारे में पूरा एक केस स्टडी होता है। तो यू हैव टू हैव दैट मैच्योरिटी। बट वो टाइम पे या तो आप जॉब कर रहे हो, या तो आप LLB कर रहे हो, प्लस एग्जीक्यूटिव हो गया, तो लॉ सारे सीख लिए, नया सीखने को कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई है और प्रोफेशनल में एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, तो हो जाता है। ऐसा नहीं सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे मॉड्यूल, उसमें भी स्ट्रगल होता है।
एक टाइम पे एक मॉड्यूल देते हैं, बट स्टूडेंट्स मैच्योर्ड होते हैं ना, नॉलेज बेस स्ट्रांग होता है बच्चों का, बीकॉम भी हो गया होता है, तो वो नॉलेज बेस और मैच्योरिटी से वो लोग प्रोफेशनल दे देते हैं। सो वो फायदा है, प्रोफेशनल इजीली हो जाता है, सीएसईटी इजीली हो जाता है। फंसते कहाँ है एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी वो कमांड करता है। ओके, उतना रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा। देयर आर 2 ग्रुप्स इन एग्जीक्यूटिव। नंबर 1 ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर कितने लॉज है मेरे को बताना, 3 लॉज है। और 3 लॉज में क्या क्या है बताओ, JIGL, देन सी लॉ, अभी लिख के दिया था मैंने आपको, SBC। वो नाम उसका चेंज करते रहते थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो सेटिंग अप ही, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, कॉम्प्लायंसेस एंड व्हाट नॉट। ठीक है, चलो, तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा सबसे डेंजरस है अकाउंट्स प्लस FM। आपके लिए डेंजरस, मेरे लिए केक वॉक। सो JIGL के अंदर क्या है एवरीवन, JIGL के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लिमिटेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सारे सिविल क्रिमिनल लॉ, CRPC, CPC, IPC, वो चीजें हैं। अभी तक नया नोटिफाई नहीं हुआ, जैसे नया नोटिफाई हो जाएगा वो जो नए लॉज है 3, वो भी ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये हो गया JIGL। सी लॉ तो आपको पता ही है, कॉर्पोरेट लॉ है, सब कंपनी लॉ एंड रिलेटेड मैटर्स देयर टू, एंड सेटिंग अप में भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ है, और बाकी सब स्टार्टअप कंपनीज के बारे में है, लेबर लॉ कॉम्प्लायंसेस के बारे में है, इंडस्ट्रियल लॉस के बारे में है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो काफी बेसिक है ये तीनों लॉस, 3 लॉस है। अकाउंट्स FM के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा रिटन प्रैक्टिकल पेपर है, तो इसके अंदर कैलकुलेटर यूज करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कैलकुलेटर पे सिस्टमैटिकली आपको सॉल्व करना है, जो CA इंटर लेवल के जैसे हैं। मतलब CA इंटर वालों को भी सेम सिलेबस है। इनफैक्ट हमारी क्लास के अंदर नॉट ओनली वी आर गोइंग टू डू दोज एग्जाम क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल क्वेश्चन, बट हम CA इंटर के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि क्या है, कभी कभी मॉड्यूल में एक कंसेप्ट के 2 ही क्वेश्चन है, बट मुझे तो कंसेप्ट के 4 क्वेश्चन करने, तो मैं कहां से क्वेश्चन लाऊं, तो मैं CA इंटर या CMA इंटर के क्वेश्चंस साथ में क्लास में लेता हूं। बट ये बैच डेडिकेटेडली CS एग्जीक्यूटिव के लिए, यहां पे सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स है, इवन दो मैं CA इंटर क्वेश्चन या CMA इंटर लूंगा। इज इज ओके एवरीवन। सो ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया, चारों सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाना पॉसिबल है। अभी CA इंटर वाले स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव देते हैं तो उनको अकाउंट्स FM में एग्जाम्शंस आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो देते हैं। बाकी के अगर प्योर CS वाले होंगे तो लॉज में उनको एग्जाम्शन जनरली आ जाता है। फिर है ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर मेरे को बताना कौन से सब्जेक्ट है। एक है CMSL, एक है ECIP। ये CMSL क्या है मुझे बताना, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। तो उसके अंदर नॉट ओनली कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, बट सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस के बारे में, ICDR, LODR। ECIP इज इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो पेटेंट कॉपीराइट लॉज के अलावा यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल मेट्रोलॉजी एक्सेट्रा, बाकी की चीजें। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग एरियाज है। यहाँ पे ECIP में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को एग्जामिशन लाते हुए देखा है। और फिर है टैक्स। तो मुझे ऐसा लगता है टैक्स के अंदर भी एग्जामिशन आ सकता है। देखो आ तो यार कहीं पे भी सकता है, तो मुझे एक्चुअली सब जगह ई लगा देना चाहिए। बट हाँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग CMSL में मैंने काफी कम एग्जाम्शंस देखे, वैसे सी लॉ में कम देखे, क्योंकि सी लॉ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वैसा होता है और सिलेबस वैसा होता है दैट दे एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द सेक्शंस एंड दे एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द कोर्ट केसेस एंड टू अप्लाई इट प्रॉपर्ली। अभी का जो पेपर है, बाय द वे, आपका जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए यहाँ पे। सो आप देख सकते हो दिसंबर 2024 एग्जाम जो 10 दिन पहले खत्म हुआ है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए मेरे नए नोट्स के अंदर। तो जब मैंने पेपर देखा ना, तो मुझे तो बहुत इजी लगा है। ना ही तो कोई कोर्ट केस पूछा था उन्होंने सी लॉ के अंदर, ना ही तो कुछ स्पेसिफिक सेक्शन, मतलब थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था कोर्ट केस और स्पेसिफिकेशन थी, बट काफी जेनरिक क्वेश्चंस थे। तो बेसिक अगर आपकी पढ़ाई हुई होगी तो यू वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट, है ना। मैं आपको एक था एग्जांपल दे देता हूं। केस स्टडी अभी नहीं दिखाऊंगा, बट ये देखो, ये केस स्टडी मैंने यहां पे ऐड करके रखी हुई है, दिख रहा है क्या, CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 केस स्टडीज आती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 केस स्टडी होता है। थोड़ी बड़ी फाइल है, उसको लोड आ रहा है ग्राफिक्स को। और एक ऐसा क्वेश्चन आया था एकदम लल्लू सा कि वो स्टेक होल्डर कमेटी होती है, स्टेक होल्डर कमेटी का फंक्शन क्या है, मतलब ऐसा स्टूपिड सा क्वेश्चन आया था यार बहुत। और एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि डायरेक्टर है, एक MD है और एक CFO है, बट फाइनेंस का कोई भी डायरेक्टर नहीं है।
तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्लायंस नहीं किया तो कौन लायबल है? आंसर इज ऑल द डायरेक्टर्स. इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ वन, द रिमेनिंग अदर डायरेक्टर्स एंड केएमपी दे विल बी लायबल. तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे यार. अभी थोड़ा सा फाइल लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो आई विल नॉट जस्ट वेस्ट टाइम हियर. मैं आगे चला गया. तो यार इस तरीके से अगर आप लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखोगे, एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करोगे, आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे. जैसे कि यहां पे गोल्डन मेगा चार्ट्स है हमारे सीलॉ के. मैंने बाय द वे गोल्डन मेगा चार्ट्स का भी आपको प्रिंट दे दिया है. हर कंसेप्ट को अगर आप कंसाइज करोगे, समराइज करोगे व्हाइल यू आर स्टडिंग, अगेन एफर्ट लगेगा, एफर्ट नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट काफी इजीली आपकी पढ़ाई हो जाएगी. ये देखो, तो ये रहे सारे डायरेक्टर्स के मेगा चार्ट. हाँ, और एक क्वेश्चन आया था स्टूपिड सा कि यार डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, बस खत्म, उतना ही. तो काफी बेसिक एरिया. ये देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं, तो 5 तरीके उसके. सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर है तो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है. यस और नो एवरीवन? सो वेरी बेसिक एरियाज यार. लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को लोन दे सकते हो कि नहीं दे सकते? सो यस, कंपनी दे सकती है, बट उसके कुछ कंडीशंस है. कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 185 है. ये बार बार आपको रिवाइज करना है. और ये जो मैंने पूरा एक इतना बड़ा मेगा चार्ट बनाया, देखो इतना बड़ा मेगा चार्ट है ना मेरा लोन टू डायरेक्टर, इसको ना आपको नोट्स में समराइज करना है इनटू 5 लाइन्स. 5 लाइन में आपको समराइज करना है. यू शुड रिमेंबर कि सेक्शन 1 या 2 लाइन में क्या बोलती है. दे सकते हो कि नहीं दे सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते. डिस्क्वालिफिकेशन क्या है भाई डायरेक्टर्स की? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट नाउ, राइट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट नाउ. और अगर कन्विक्शन हो चुका है तो 5 साल लैप्स हो चुके हैं. सही बात है कि नहीं एवरीवन? इस पे क्वेश्चन आया था, स्टूपिड सा कंसेप्ट, अभी दिसंबर 2024 में. सो दीज आर ऑल बेसिक एरियाज. राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स एवरीवन, इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सेक्शन 166. तो राइट्स एंड ड्यूटीज इसका मॉड्यूल में देखोगे तो ना 2-3 पेजेस तक उन्होंने एक्सप्लेन किया है. बट आपने देखा मैंने क्या किया है? मैंने 6 to 7 लाइन में उसको फिट कर दिया. क्या क्या ड्यूटी है वो आपको याद रखनी है, और उसके अंदर क्या कंटेंट है वो मन में 1-2 सेंटेंस में आपको याद रखना है, एंड देन एग्जाम में उसको एलैबोरेट करना है, राइट. सो की फॉर्म नोट्स बनाने आपको, एंड डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन आ जाएगा. आई विल टेल यू एज वी गो थ्रू इट. जब हम एक्चुअली क्लास लेते हैं ना, जब मैं एक्चुअली वो टॉपिक सिखाता हूं तो मैं बताता हूं वो टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक का ये पर्टिकुलर एरिया के नोट्स कैसे बनाने हैं. काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर मुझे बता दो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. ओ भाई, वो टॉपिक के अंदर जाओगे तो 1 घंटा में बताऊंगा ना कि कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज है. वो लिस्ट निकालना इतना इजी नहीं होता. सब कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. वैसे ही सर आप बता दो कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जेनरिक में बता सकता हूं. यूट्यूब के ऊपर मेरा लेक्चर भी है, उसके बहुत सारे व्यूज भी है, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज है. जेनरिक में बता सकता हूं, बट अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक का चाहिए तो आपको क्लास अटेंड करके वो लिख के लेना है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, वो टाइम पे आपको बना के लेने हैं. ओके, so these are the 7 subjects in CS Executive. Please note that in order to pass in CS Executive आपको कितने मार्क्स चाहिए मुझे बताओ एवरीवन? 350 upon 700. ओके, तो ये आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए टू पास बोथ द मॉड्यूल टुगेदर. और अगर आपको इंडिविजुअल मॉड्यूल पास होना है तो अगर मान लो 4 सब्जेक्ट का मॉड्यूल है तो 400 मार्क्स होंगे, उसमें से आपको हाफ मतलब 200 आने चाहिए एग्रीगेट, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 आने चाहिए. सर मेरे को एक एग्जामिशन आ गया. एग्जामिशन मतलब कितना? 60. एग्जामिशन मतलब कितना? 60. मेरे को सर 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ गए, 2 में. सीए में बहुत होता है, सीए कोर्स के अंदर बहुत बच्चे 2 एग्जामिशन आ गए सर. बट इंस्टीट्यूट में ऐसी खुन्नस निकालते हैं, फेल कर देती है जो ठीक से नहीं पढ़ा आपने. तो सीए वालों के साथ क्या होता है आपको बता रहा हूं, आपको हंसी आएगी. वो बेचारे ना वो स्ट्रगल करते लॉ में और ऑडिट में. कभी भी मैं किसी को मिला ना सीए इंटर वालों को, बोला बेटा कैसी हो रही पढ़ाई? लॉ का बहुत डर लग रहा, बहुत डर. अब उनको काफी बेसिक लॉ है, एक ही लॉ का एरिया है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, एक ही लॉ का सब्जेक्ट, उसमें उनकी वाट लग जाती है. Now, I used to love law when I was a student, but ये आजकल के स्टूडेंट तो दे आर वेरी गुड इन प्रैक्टिकल. तो उनको क्या होता है, टैक्स के अंदर एग्जाम्पशन, अकाउंट्स में एग्जाम्पशन, लॉ फेल, लॉ में 38. तो सर क्या 2 एग्जाम्पशन हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ना ना ना, आप एक ही एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. कितना एग्जाम्पशन? 1 एग्जाम्पशन. कितना एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड होता है? 1. कितने बार एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड होता है? 3 अटेम्प्ट्स. कितने अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 3 अटेम्प्ट्स. एग्जाम्पशन मिल गया, चलो जी 5 साल के बाद पेपर दे देंगे, ऐसा अलाउड नहीं है.
सब्सिक्वेंट 3 अटेम्प्ट्स तक ये अलाउड है, ठीक है। अच्छा, एग्जामिशन अगर आपको आ गया, मतलब 60 मार्क्स आ गए, तो बाकी सब्जेक्ट में कितने आने चाहिए? 25 25 25। एग्जामिशन लेने के लिए बाकी के सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए? 25 25 25। मतलब जाके पेपर सेंसिबली देके आना है। एक पेपर की पढ़ाई की, एक पेपर देके आए, बाकी सारे पेपर पुट्टी, सब पेपर को गए नहीं, तो एग्जामिशन मिलेगा? नो, नहीं मिलेगा। एग्जामिशन कब मिलता है मुझे बताओ? 25 25 25। ठीक है, मतलब एक अच्छा गुड अटेम्प्ट देके आना है। आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू अटेंड ऑल माई लेक्चर्स एंड यू लिसन टू मी 90% टाइम्स आप मेरी सुनो और घर पे जीरो पढ़ाई आपकी, जीरो, तो अवश्य पक्का फेल हो जाओगे, बट 25 मिल जाएंगे। एग्जामिशन खींचने वाले मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं। पागल जैसे हंस रहे यार, वहां पे मेरे को भी हंसा रहे। नहीं सीरियसली यार, सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग, सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग, ठीक है। तो आप सारे लेक्चर अटेंड करो, सारे नोट्स बनाओ, 25 तो पक्का मिल जाएंगे। एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उतने तो लाके दे दूंगा मैं, ओके ना। हाँ, अकाउंट्स एफएम के अंदर अगर आपका मास्टरी हो गया तो बिना पढ़े आपको 60 मिल सकते हैं, बट ऐसा कांड करने नहीं है हमें। बोलो घर पे कितना टाइम पढ़ना है? जितना टाइम क्लास है उतना टाइम मिनिमम घर पे पढ़ना है, मिनिमम। सो क्लास कितने आवर्स है? 6 आवर्स। तो घर पे कितना पढ़ना है? 6 आवर्स मिनिमम, आई एम सेइंग एवरीडे, ओके। सर कौन से मॉड्यूल के लिए मैं अपीयर करूं? विच मॉड्यूल शुड आई अपीयर इन जून? तो द आंसर इज, इट इज अ पर्सनल चॉइस। आपको आके मुझसे एक बार मिलना पड़ेगा, बट हाँ, बाय कॉमन सेंस जो स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं वो सब ग्रुप 1 तो पक्का देने वाले हैं, क्योंकि मैं ग्रुप 1 की अभी क्लास ले रहा हूं। तो ग्रुप 1 हम सब दे रहे हैं, ग्रुप 1 पे हाई फोकस रखो। और जो लोग 2 ग्रुप्स दे रहे हैं जून के अंदर, सर आई एम गिविंग ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, फोकस ऑन 1 ग्रुप मोर। एक ग्रुप के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वो एक ग्रुप के अंदर भी 2 सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। इज इज ओके एवरीवन? उससे कॉन्फिडेंस में बहुत हेल्प होता है, लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग होती है, ठीक है। सो बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आई एम वेरी बैड इन दिस, आई एम वेरी बैड इन दिस। फिर मैं बोलता हूं क्या अच्छा है? तो सर अकाउंट्स अच्छा है, सर सीला अच्छा है। तो मैं बोलता हूं उसकी ना चीर फाड़ करके पढ़ाई करो। फिर जब उनको एग्जामिशन आ जाता है या क्लास टेस्ट में बहुत हाई स्कोर आ जाता है, तो दे बिकम वेरी पॉजिटिव। अरे सर ये तो सब्जेक्ट आता है मुझे, मतलब ये तो सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाना ही है। सो यू बिकम वेरी पॉजिटिव। वैसे ही बिकॉज 7 सब्जेक्ट्स टुगेदर इज टू मच, बहुत ज्यादा है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है। 7 सब्जेक्ट्स एक साथ, मैं भी अभी पेपर देने गया ना, तो 7 सब्जेक्ट में यार हालत हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी मेरी, सच में बोल रहा हूं। इसी के लिए फोकस ऑन 1 ग्रुप मोर। दोनों पढ़ो, बट एक पे ज्यादा फोकस करो, एक की पढ़ाई पहले खत्म करो। वैसे ही अगर ग्रुप 1 ले लिया तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स ले लो जिसका चीरफाड़ पढ़ाई होना चाहिए, कभी क्लास नहीं मिस करनी उसकी, उसका होमवर्क कभी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उसके नोट्स कभी पेंडिंग नहीं होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग देन यू कैन हैंडल, ओके। सो कौन से मॉड्यूल को अपीयर करना है पर्सनल चॉइस है, डिपेंड्स कि दिसंबर है, जून है, क्या नहीं है। सर विच मॉड्यूल शुड आई फोकस मोर? मेरा आंसर है दोनों मॉड्यूल पे फोकस करना है, बट अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, सर मॉड्यूल 1 भी दे रहे हैं, मॉड्यूल 2 भी दे रहे हैं, तो देन माय सजेशन इज मॉड्यूल 1 के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और जैसे कि मैंने आपको भी बहुत बार बोला, ट्राई एग्जामिशन की कोशिश करो। तो एग्जामिशन से क्या हो जाता है, वो दिन पेड़े तो नहीं बांट सकते, बट वो दिन ना दिन भर डिप्रेस्ड रोते नहीं रहोगे। थोड़ा सा रोना आएगा, थोड़ा सा अपने आपको दिलासा दोगे कि हाँ यार एक तो सब्जेक्ट मेरा निकल गया। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था, सीए फाइनल का सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, एंड आई गॉट 2 एग्जामिशंस, 72 and 68 in 1 सब्जेक्ट ऑफ बोथ द ग्रुप ऑफ सीए फाइनल। 8 सब्जेक्ट्स थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ, सीए फाइनल पेपर, ओके। इवन मोर चैलेंजिंग देन टीचिंग सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट। सो सीए फाइनल का जो पेपर था यार, उसमें ना सेकेंड अटेम्प्ट में ना आई वॉज लाइक रियली डिप्रेस्ड। आई वॉज लाइक कितना पढ़ा यार, आई एम अ सीएमए, आई एम ऑलरेडी अ टीचर, साला ब्लडी क्रैप, कितना पढ़ा यार। सीएमए में फेल किया उन्होंने, 39 दिए मुझे। आई वाज लाइक आई एम डिवीजन टॉपर ऑफ सीएमए यार, क्या मजाक करते हैं यार, मेरा परफेक्ट है सीएमए। आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट बाय द वे। सो बट आई गॉट 2 एग्जामिशन। मेरे को बहुत लोग ने समझाया कि यार एग्जामिशन मतलब नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में बस टॉपअप पढ़ाई किया मैंने, सोते सोते पेपर दिया, मैं पास हो गया। बिकॉज दैट एग्जामिशन के जो मार्क्स है ना, वो हेल्प करते हैं टोटल लाने में। 60-40 60-40 समझ में आ रहा है, इट मेक्स एग्रीगेट 50। सो एग्जामिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिशन अपने को आना चाहिए,
इज इज ओके एवरीवन? और अगर आपको एग्जामिशन आ गया, 99% चांसेस आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पक्का पास होने वाले हो, पक्का पक्का। एग्जाम फॉर्म में भरना पड़ता है एग्जामिशन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एग्जाम फॉर्म में भरना पड़ता है, ये सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिशन हो, वहां भरते हैं हम, देख भाई मुझे एग्जामिशन हो, देखते हैं हाँ एग्जामिशन है, फिर और एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ जाएगा एक्चुअल एग्जाम में, फिर एग्रीगेट ठीक हो जाएगा। आया ना समझ में? एग्जामिशन ट्राई करो यार, उसकी जैसा कुछ नहीं है। सर कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है? तो ये जो मैंने लिखा है ये जाने दो, ये जाने दो, ये वो लोगों के लिए जिनके पास 12 महीने का टाइम है। मुझे नहीं लगता किसी के पास भी 12 महीने टाइम है, बिकॉज सबका जून अटेम्प्ट है ना एवरीवन? तो मेरे को बताना क्या कॉमन सेंस डिक्टेट करता है? 6 आवर्स क्लास का है, क्लास में कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हो? 6 आवर्स। तो घर पे कितना पढ़ोगे? 6 आवर्स। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम फॉर्मूला बता रहा हूं, मिनिमम। आर यू रेडी? मिनिमम एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 1.5 घंटा पढ़ना है। तो अपन मॉड्यूल 1 में कितने सब्जेक्ट दे रहे हैं? कितने? यार सुने नहीं दे रहा, कितने दे रहे हैं हम? 4, 4 दे रहे हैं, तो 4 के लिए 6 घंटा मिनिमम। हर दिन शादी अटेंड करना, सुबह 3 घंटा जिम, शाम को 3 घंटा जिम, वो लोगों के ड्राइवर शॉफर बनना, ये नया फंडा है तुम्हारी जनरेशन का भाई। सर कहां जा रहे हो? उसको छोड़ने, इसको लाने। अबे छोड़ दो यार, रिक्शा लेने दो लोगों को, ड्राइवर बने फिरते, चलाना ये तो ओला उबर करो, पैसे कमाओ, वो सब छोड़ दो, ठीक है ना? ड्राइवरी कर रहे, इधर उधर शादियां जा रहे, घूम रहे फिर रहे हो, थोड़ा कंट्रोल में लाओ उसको। संडे शाम को 2 घंटा घूम लेना, ठीक है? थोड़ा सा वैसा कंट्रोल लाओगे तो 6 आवर्स ऑटोमेटिकली होगा। मूवी नहीं देखनी, मूवी नहीं देखनी, महीने में 1 मूवी देखनी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अशरफ हंस रहा है, अशरफ सोच रहा है सर मैं तो 4 मूवी मार के आया हूं सुबह सुबह, क्या आप बातें कर रहे हो? नहीं ऐसा मत करो, जोक सपाट ऐसा मत करो। स्टडी का सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो देखो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं, ठीक है? अभी बता रहा हूं, 1.5 घंटा पढ़ना ही है हर सब्जेक्ट का, बराबर है? अच्छा, अकाउंट्स और एफएम ये अलग अलग सब्जेक्ट है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अलग अलग सब्जेक्ट है। भले इंस्टीट्यूट बोले कि ये दोनों एक सब्जेक्ट है, उसके 100 मार्क्स है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकाउंट्स में होता है डेबिट क्रेडिट और एफएम में होता है आंकड़ाबाजी। अकाउंट्स में होती है जर्नल एंट्री, लेजर, कैश फ्लो, जिसका फॉर्मेट होता है। एफएम में भी फॉर्मेट होता है, बट बहुत सारा मैथमेटिक्स, बहुत सारा हिसाब किताब है। अकाउंटेंसी रूल्स के हिसाब से होता है। कंपनी अकाउंट्स इज एज पर शेड्यूल 6 फॉर्मेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट नॉट। बट एफएम का कोई कायदा कानून नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजर्स और फाइनेंस मैनेजर्स डू। जो हम करते हैं रियल लाइफ में एफएम में, वो एफएम बन जाता है। ये कंपनी के फाइनेंसेस को हैंडल करने का आर्ट एंड साइंस है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है यार। अकाउंट्स कुछ और ही है, एफएम कुछ और ही है। तो वो दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट जैसा ट्रीट करना है। मैं तो करता हूं, आप भी करो, उसका बुक्स भी अलग होता है। इज इज ओके एवरीवन? तो अकाउंट्स एफएम डेली पढ़ना है, अकाउंट्स एफएम डेली पढ़ना है। इज इज ओके एवरीवन? देन सीलॉ जो है, सीलॉ भी आपको डेली पढ़ना है। और जो बाकी के सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है? जीआईजीएल एंड एसबीसी, ये आप थोड़ा अल्टरनेट कर दो। ये क्या करो? तो थोड़ा सा अल्टरनेट करो। अल्टरनेट मतलब 3 दिन जीआईजीएल पढ़ लो, 3 दिन एसबीसी पढ़ लो, फ्राइडे सैटरडे संडे एसबीसी पढ़ लो, 4 दिन जीआईजीएल पढ़ लो। एक साथ 5-6 सब्जेक्ट नहीं करने, एक साथ 3 to 4 सब्जेक्ट्स कर सकते हो, 5 मत करो, 3 to 4। दिस इज ओके? सो एवरी डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना? अकाउंट्स एफएम और सीलॉ। सुनो मेरी बात, आई एम कमिंग विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा नहीं स्टूडेंट्स का, मेरा नहीं स्टूडेंट्स का, मेरा तो उल्टा है। मैं तो अकाउंट्स एफएम सैटरडे संडे करूं, क्योंकि मुझे आता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अकाउंट्स एफएम और सीलॉ ये 3 डेली करो, और बाकी जीआईजीएल एसबीसी थोड़ा सा अल्टरनेट करो। हाँ, अभी जीआईजीएल क्लास में ले रहा हूं मैं डेली 5 डेज, तो घर पे उतना होमवर्क और नोट्स तो कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है ना? नोट्स वोट्स कंप्लीट करके आना। एवरीवन इज विद मी? यस और नो? सर शुड आई मेक नोट्स व्हाइल स्टडिंग? अरे ऑफ कोर्स यार, नो नोट्स मींस नो स्टडीज। तो काफी बच्चों को चीज समझ में नहीं आती, तो ये हो गए देखो सारे सीलॉ के नोट्स।
तो सी लॉ में देखो हर कंसेप्ट के मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए, कुछ कुछ कंसेप्ट है उसके देखो यहाँ पे सेक्शन वाइज मैंने टैबुलर नोट्स बनाए। तो लॉ के तो आपको ऐसे नोट्स बनाने, बट इफ यू लुक एट अकाउंट्स एफएम, देखो आपको एफएम के नोट्स दिखा देता हूं। मैं सी लॉ से बाहर आ गया, ये रहे एफएम के नोट्स। सो लुक एट दिस एवरीवन, एफएम के नोट्स आपको ऐसे बनाने। एफएम में बहुत सारे फॉर्मूले, तो कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये देखो मैंने क्या किया, वहां पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर दिया, सो दैट व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम दिस शीट आई एम एबल टू रीसॉल्व एंड आई एम एबल टू रिकॉम्प्यूट कि हाँ यार मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, सो एफएम के भी नोट्स बनाने, अकाउंट्स के भी नोट्स बनाने। अकाउंट्स के फॉर्मेट्स होते हैं, अकाउंट्स में थ्योरी होती है। देखो एफएम में ना स्टूडेंट्स ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एफएम के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, एवरीवन स्टडीज, सब लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला पूरा रट्टा मार के जाते हैं, बट एग्जाम में क्या आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड इन हैंड थ्योरी, एक पंछी हाथ में, ये थ्योरी का अर्थ क्या है। तो यार स्टूडेंट्स गो फॉर अ टॉस, तो थ्योरी पढ़ के लेना है। देखो थ्योरी के आपको नोट्स बनाने हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने एक पर्टिकुलर डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसमें हर सिचुएशन में एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है, अगर ग्रोइंग फर्म है या नॉर्मल फर्म है या डिक्लाइनिंग फर्म है, राइट। वॉल्टर मॉडल क्या है, वॉल्टर मॉडल का देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करके ले लिया, तो एग्जाम से पहले मैं रिवाइज कर सकता हूं ना। तो इस तरीके से आपको एफएम के भी नोट्स बनाने, इट इज ओके। उसमें फॉर्मूले लिखने, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन एज सैंपल या एज फॉर्मेट या एज एग्जाम्पल लिख देना है। देन आपको थ्योरी भी उसके अंदर ऐड करनी है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि यार डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको ये बताना है ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है। फिर आपको बताना है कि आपको एक ग्राउंड पे रीच होना है, आपको एक मिड पॉइंट पे रीच होना है जहां पे आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे रहे हो, प्लस इट डिपेंड्स ऑन वेदर योर फर्म इज ग्रोइंग फर्म और वेदर इट इज डिक्लाइनिंग फर्म एक्सेट्रा, राइट। वैसे डिविडेंड पॉलिसी क्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिविडेंड पॉलिसी। तो कुछ कुछ लोग कुछ भी बंडल लिखेंगे, 0 मिलेगा उनको। नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड पॉलिसी 4 टाइप की होती है, नंबर 1 रेगुलर, नंबर 2 स्टेबल, नंबर 3 इरेगुलर एंड नंबर 4 नो डिविडेंड। ये 4 आपको पॉइंट लिखने मतलब लिखना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन। तो ये जो थ्योरी है, ये जो नोट्स है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो भी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर 3 डिफरेंट सब पॉलिसीज होती है, एक होती है कांस्टेंट डीपीएस, एक होता है कांस्टेंट पे आउट और एक होता है स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। तो थियरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया है, गिव द मेरिट्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, खत्म। अब ये लोग कुछ भी बंडल लिखेंगे, ना ना ना, 4 पॉइंट से, कॉन्फिडेंस, स्टेबलाइजेस मार्केट वैल्यू, मैरिनेट्स द गुडविल, रेगुलर इनकम टू शेयर होल्डर। ये चारों पॉइंट रट के जाने हैं, 4 पॉइंट वैसे लिखने हैं। सो नोट मेकिंग इज the most important thing that you can do as a student. BCom, LLB, MBA, CA, CS, जो भी कोर्स कर रहे हो, नोट मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। सो प्लीज यार नोट्स बनाओ, हर चीज के नोट्स बनाओ, ठीक है। सो यस, यू हैव टू मेक नोट्स। अच्छा, नोट मेकिंग कैसे करनी है, इसके यूट्यूब पे वीडियो भी है मेरे, और साथ में एज यू स्टडी ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के हर कंसेप्ट के किस तरीके से नोट्स बनते हैं, ये मैं आपको वो टाइम पे बताऊंगा। बिकॉज राइट नाउ दिस इज अ जेनरिक गाइडेंस सेशन, आई कैन नॉट टच ऑन इंट्रिकेट एरियाज, आई कैन नॉट टच ऑन डिफरेंट एरियाज कि यार इसके नोट्स ऐसे बनाओ, उसके नोट्स ऐसे बनाओ। हाँ, ऑन एन ओवरऑल बेसिस मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो उसका फॉर्मेट फॉर्मूला लिख के एक एग्जाम्पल लिख के नोट्स बना दो। हाँ, थियरी होगी तो पॉइंट वाइज लिख देना। कैसी थियरी लिखनी है, 2 to 3 pages must be converted into 5 lines. 2 to 3 pages must be converted into 5 lines. और हाँ, और एक चीज, केस लॉ के नोट्स कैसे बनाने, केस स्टडी के। एक पर्सन था और वो पर्सन को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जाना था, ब्ला 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 समथिंग समथिंग। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कुछ उसको पेनल्टी दे दी, क्या वो इसका अपील कर सकता है? उसका एक लाइन में लिखना है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का पावर इतना ही है। तो आंसर इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कंटेंशन इनकरेक्ट है, या तो उसके आगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्रॉस, मतलब वो गलत है। बस एक लाइन में केस लॉ के नोट्स बनाने। वैसे एक केस स्टडी हो सकता है कि एक बंदा है,
उसको ना इम्प्रिजन कर दिया, उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के साथ सामने लेके जा रहे, खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, तो क्या रेमेडी है उसके पास? तो उसका आंसर ये है दैट द पर्सन कैन फाइल अ रिट पिटिशन ऑफ हेबियस कॉर्पस, फुल स्टॉप। आएगा समझ में एवरीवन? यार कितना बड़ा टेररिस्ट भी होने दो, ओसामा बिन लादेन होने दो, उसको अगर हमने पकड़ लिया, यार उसको पानी देना, उसको खाना देना और साथ में उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये मैंडेटरी है, इवन ए नॉन बिलेबल ऑफेंस। ये हेबियस कॉर्पस का रिट होता है। आ रहा है समझ में? तो ये एक वर्ड, ये एक लाइन ऐसे क्वेश्चन आंसर नोट्स है, जो मेरे पूरे नोट्स है ना एवरीवन, मेरे पूरे नोट्स आप देख सकते हो एवरीवन, दीज आर ऑल एग्जाम क्वेश्चन आंसर नोट्स। दिख रहे क्या एवरीवन? और सारे लेटेस्ट पेपर इसके अंदर है, देखो दिख रहा है क्या? जून 2023, अरे यस और नो? जून 2024 देखो नीचे दिख रहा हो, दिसंबर 2024 तो है ही। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने डाले, प्लस मेगा चार्ट से मेरे, प्लस कभी कभी हम मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे, तो हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सारे केस स्टडी आपको एक एक दो दो लाइन में कन्वर्ट कर देना है हर टॉपिक के। उसके नोट्स में आपको दे रहा हूं, मैंने ऑलरेडी ये देखो, ये वाले प्रिंटेड नोट्स आपको दिए, दिख रहे हैं क्या? ये प्रिंटेड नोट्स, ये जो सीलॉ की बुक दी है मैंने, ये पूरा पार्ट भी है सीलॉ का, डायरेक्टर्स वाला एरिया है पूरा, इसके सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। घर पे जाते ही वो दिन मॉड्यूल का क्विक रीडिंग कर लो, जैसे नॉवल पढ़ते हो ना, पता नहीं क्या क्या नॉवल पढ़ते हो, ड्रैकुला वैकुला, हैरी पॉटर आर्टर, कुछ भी पढ़ते हो, एनीवेज जो भी पढ़ते हो, नॉवल के जैसे एक बार मॉड्यूल को पढ़ लो एटलीस्ट, मजाक कर, नॉवल जैसे नहीं, थोड़ा उठ के बैठ के हाईलाइट करके। फिर एवरीवन ये जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स है, ये चार्ट के ले लेना, चार्ट लेना उसको, ये सेम भी आएगा। और अगर आपने कोई एरिया मिस कर दिया, जैसे कि मान लो कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपने मिस कर लिया, तो कोरम के यहां पे 6 क्वेश्चन मैंने डाले, कोरम के एग्जाम में आए 6, तो कोरम पढ़ पढ़ के आपको रियलाइज हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले कोरम जाके पढ़ लेते हैं सर के मेगा चार्ट से, मॉड्यूल से, तो थोड़ा बैक फॉर गए ना, ये बुक्स खोली तो समझ में आ जाता है क्या इंपॉर्टेंट है। देन यू आर एबल टू गो बैक टू द मॉड्यूल एंड स्टडी दैट रेलेवेंट एरिया, कम बैक। ऐसा बैक फोर्थ करना है। इज ओके एवरीवन? तो नोट मेकिंग कैसे करनी है मेरे को बताओ। मैंने ऑलरेडी पूरे मॉड्यूल को कंसाइज कर दिया इनटू गोल्डन मेगा चार्ट नोट्स, ऑलरेडी कंसाइज कर दिया मैंने, तो वहां वो लिख के ले लेना। एक बार मॉड्यूल भी आप पढ़ लो, मैंने शायद गोल्डन मेगा चार्ट में ज्यादा कंसाइज किया है, कम किया, आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कंसाइजिंग कर दो उसको। मॉड्यूल एक बार रीड कर लो। यार रेडी सर ने तो बड़े कीवर्ड लिखे हैं, सर ने लिखा है MIN मिनिमम 2 DIR, ये क्या होता है भाई? तो फिर सेंटेंस पढ़ोगे, देयर शुड बी 1/3 और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। अच्छा ओके, ऐसा सेंटेंस है क्या? समझ में आया क्या? तो मॉड्यूल पढ़ना है, साथ में एग्जाम क्वेश्चंस को एक एक लाइन में कन्वर्ट कर दो। देखो आई कैन जस्ट ओपन एनी क्वेश्चन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। The chief compliance officer of a listed company can be appointed as its compliance officer. Answer is no. हाँ मैं करता हूं। Answer is no. आंसर क्या है? No. खत्म। कितने लाइन में लिखोगे? एक लाइन, 2 लाइन? अरे यस और नो। बाजू में आप लिख सकते हो रेगुलेशन 6 सेबी LODR। आया क्या समझ में एवरीवन? हाँ बाय द वे, ये सब्जेक्ट का नाम कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट नहीं है, कंपनी लॉ है। तो कंपनी लॉ में कंपनी एक्ट और सेबी ICDR, सेबी LODR सब आ जाता है। एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनी आ जाता है। तो ये 3 मेन लॉज होते हैं, कंपनी लॉ, सेबी ICDR, सेबी LODR। आ रहा कि नहीं समझ में एवरीवन? यस यार ये बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है, आई शुड ओपन द वर्ड फाइल, बट या आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अभी और मैं कोई भी ओपन करके, what are the statutory duties of company secretary? So if you open my notes, यहां पे कहीं तो KMP के चैप्टर में मैंने कंपनी सेक्रेटरी के स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑलरेडी लिख के लिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप एकदम शॉर्ट में लिख सकते हो। वो क्वेश्चन को भी हम कंसाइज कर सकते हैं, बट मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। इस तरीके से बैक फोर्थ करके नोट्स बनाने, एक एक टॉपिक जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं, लिसन टू मी, एक एक टॉपिक विच आई एम कवरिंग विद यू, उसके नोट्स बनाने को 1/5 टॉपिक को 2-2 घंटा भी लग जाएगा, 3-3 घंटा भी लगेगा। वो टाइम देना है, क्योंकि वो टाइम एक बार दोगे तो पास हो जाओगे। सही बात है कि नहीं? तो एनीवेज वो कहीं यहां पे मैंने दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? कंपनी सेक्रेटरी, रोल ऑफ CS, देखो शॉर्ट में दिया है सब।
दिखाए क्या एवरीवन? नोट्स से उठा के ले लो, ये नोट्स लाइन बाय लाइन मैंने आईसीएसआई मॉड्यूल से बनाया, आईसीएसआई मॉड्यूल। और ये जो पूरा सॉल्यूशन सेट है एग्जाम क्वेश्चन आंसर का, ये प्राइमरीली आईसीएसआई मॉड्यूल से मैंने बनाया। नॉन स्टॉप हम बना रहे हैं, तो ये सीलॉ का पूरा मॉड्यूल, सॉरी सीलॉ के क्वेश्चन आंसर्स है सारे के सारे, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट पेपर। वैसे जेआईजीएल और एसबीसी का भी मेरा काम चल रहा है, ये लास्ट 2.5 मंथ से हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस बिफोर दिवाली, अभी भी चल रहा है। ओके ना एवरीवन? तो ये बहुत गोल्डन नोट्स है, इसको, ये गोल्डन नोट्स को इन कॉम्बिनेशन विद मॉड्यूल, इन कॉम्बिनेशन विद मेगा चार्ट्स पढ़ना है, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इज दिस ओके? सो नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। तो ये हो गया नोट मेकिंग के बारे में। दो चीजें जो मैं सच बोलूंगा मैं नहीं कर रहा, मैं ऑफ ट्रैक हो गया हूं पूरा। पहले बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, देन उसके बाद में मेरे को भी सर्दी खांसी हो गई 2 दिन से, तो मैं नहीं कर रहा। बट सच बोल रहा हूं, इमेजिन आप सुबह अगर 4:35 को उठ जाओ, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, और आधा 1 घंटा सुबह वॉक ले लो ठंड में, मस्त मोटा जैकेट पहन के। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओनली 5% आई थिंक 5 to 10% पीपल इन द वर्ल्ड डू इट। सुबह सुबह उठ के एक वॉक लेना, जॉग लेना, या मे बी जिम जाना। बट जिम जाना उटपटांग टाइम पे नहीं, 6 के पहले, 6 बजे बंद, 5 to 6, 6 बजे बंद। अगर आप हर दिन सुबह उठ जाओ और आप हर दिन सुबह वॉक जॉग कर लो या जिम चले जाओ, जनरली स्पीकिंग, अनलेस इट इज अ केमिकल इंबैलेंस इन योर माइंड, आपको डिप्रेशन आएगा नहीं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मुझे एक डॉक्टर ने बात बताई है, अनलेस यू हैव क्लिनिकल स्क्रिप्सोफ्रेनिया है या मैनिक डिप्रेसिव बंदा है, तो वो अलग चीज होती है, उसको ना मेडिसिन और ट्रीटमेंट लगता है। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग जो लाइफ में कुछ करते ही नहीं है, दिन रात नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं बैक टू बैक, वो भी टॉरेंट डाउनलोड करके, पता नहीं क्या करके दिन भर गेमिंग कर रहे हैं, रात को या मॉर्निंग को सो रहे 4 बजे, सुबह उठ रहे 12 बजे दोपहर को। आप लोग सब सुबह ना यार 4:30 को उठ जाओ। मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी नहीं कर रहा। मैंने एक दिन किया था, कब, 31st को, क्या यूट्यूब पे वीडियो डाला मैंने, जो गालियां पड़ी है मुझे लोगों से, हमें नालायक, हमें नीचा दिखाता है। ऑल माय फ्रेंड्स, बिग डायरेक्टर्स ऑफ बिग कंपनीज, मल्टी करोड़पतिस, अबे क्या वीडियो डालता है यार तू, हर दिन सुबह उठता है क्या ये क्या वो। सो एनीवेज एवरीवन, गेट अप इन द मॉर्निंग, मेरा भी टू डू लिस्ट में है, हर दिन मुझे करना है। गेट अप एवरी मॉर्निंग, go for a run or a jog or walking, something like that, or maybe cycling or maybe gym, get it done by 6 AM। फिर यार 6 के बाद अपना नॉर्मल दिन। और ऐसा नार्सिसिस्टिक फीलिंग होती है ना, नार्सिसिस्टिक प्राउड, अपने को लगता है अपन ले भारी सबसे, हमें क्या लगता है बहुत भारी काम किया है। तू कितने बजे उठा, हाँ, यू आर गेटिंग अप एट 11, आई वोक अप एट 4:30। ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सच बोल रहा हूं यार, सच बोल रहा हूं, एंड आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं खुद नहीं कर रहा। 2 दिन से इन्फेक्शन हो गया मेरे को गले का, एंड उसके पहले बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन एंड दिस एंड दैट, एंड क्या बताऊं। बट हाँ, वॉट एवर मी द रीजन, मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी करूंगा, आपको मैसेज करूंगा, देखो इंस्टा पे रील बनाऊंगा। ओके, ठीक है ना एवरीवन? सो वेक अप अर्ली, एंड जब हर दिन सुबह राइट टाइम पे उठते हो, दोपहर को नहीं सोगे, तो ऑटोमेटिकली शाम को 9, 9:30 बजे नींद आ जाएगा। एंड दैट इज द ड्रीम यार। जब मैं रात को 9:30, 10 को सो जाऊं और मैं सुबह 4:30 बजे उठूं, क्या अमेजिंग प्रोडक्टिविटी होगी लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊं। दोज डेज आर सो प्रोडक्टिव। मैं लिस्ट बनाता हूं, टू डू लिस्ट, दिन भर क्या क्या काम करना है वो करके आता हूं। पावर नैप अगर आपको लेना है आफ्टरनून को, तो दे आर गुड। इफ यू आर गेटिंग अप एवरी डे एट 3:34, देयर आर सम वेरी फोकस्ड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो कुछ भी करके सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आफ्टरनून को पावर नैप आधा 1 घंटा ले लो, ठीक है? सो ये सेल्फ डिसिप्लिन से बहुत हेल्प होगा। स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूं, यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर सीटेड इन फ्रंट ऑफ मी
मैं तो ब्लेस्ड हूं यार, आई हैव वंडरफुल स्टूडेंट्स लाइक यू, बट यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर सिटिंग इन अ फैसिलिटी, यू आर नॉट इन अ रूरल एरिया, आप सिटी में हो, आप ऐसी फैसिलिटी में बैठे हो जहां पे यार एसी है, वीडियो लेक्चर्स है, आपके सामने स्क्रीन्स है, आपको कोचिंग मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, एंड यू आर एनरोल्ड टू अ कोर्स एंड यू डोंट हैव टू डू अ जॉब टू मेक एंड्स मीट। हमारे बैच में एक बच्ची है जिसको इतना फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, बेचारी गांव में गई, जॉब वॉब कर रही है गांव में जाके। अभी उसको मैंने बोला तू वापस आ, पुणे में जॉब ढूंढ और पढ़ाई कर। क्या कर रही है? एक मेरी स्टूडेंट है यार, शी हैज गॉन टू होम टाउन बिकॉज पैसे का इश्यू है, तो वहां पे जॉब कर रही हो। वी आर ब्लेस्ड यार, हम लोग ब्लेस्ड है। इवन दो आपकी फैमिली के पास ज्यादा नहीं होगा, आप यहां बैठे हो ना, तो यू आर ब्लेस्ड। यूज इट टू योर एडवांटेज। 2025 में आप सीएस निकालो यार, फोकस ऑन योर बेटरमेंट। और ये जो भी लाइफ के इश्यूज है ना, सुनो, फ्रेंड्स नहीं है, लोग मुझे देखते नहीं है, स्पेशल लोग नहीं है लाइफ में, यार ये कुछ बनोगे तो आएंगे ना। सही बात है कि नहीं? अभी मान लो तुम मेरे पास आ गए जॉब के लिए, सर 1 लाख पगार चाहिए, आ सकते हो? नहीं, नहीं आ सकते ना। क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं हुआ, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं मांग सकते ना। ठीक उसी तरीके से अगर लाइफ से कुछ मांगना है तो आपको कुछ बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम समथिंग फर्स्ट, फिर लाइफ से मांग सकते हो, मुझे पगार दो, मुझे फ्रेंड्स दो, मुझे लाइफस्टाइल दो, देन मिलेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, पढ़ाई में हम कुछ भी पढ़ाई करें, देयर आर सम गोल्डन एरियाज। इफ यू ओपन द मॉड्यूल, मॉड्यूल्स आर 1000 पेजेस बिग, 800 पेजेस बिग, सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप, बट वो मॉड्यूल के अंदर ना गोल्डन एरियाज है, बार बार एग्जाम में वही आते हैं उसके ऊपर फोकस करो। यू फोकस मोर ऑन गोल्डन एरियाज, इवन दो आप लेस आवर्स पढ़ाई के डिवोट करो, बट हाई क्वालिटी करो। क्वालिटी शुड बी अमेजिंग। आपने, आई एम वेरी श्योर, आपने कभी तो भी पढ़ा होगा, या तो रात को 12 बजे या तो सुबह 4:30 बजे उठ के कभी तो पढ़ा होगा एग्जाम, बीकॉम एग्जाम के पहले। हालांकि आधे घंटे में 10 पेजेस, आधे घंटे में 3 टॉपिक्स पढ़ लिए, और एग्जाम में लिख के भी आ गए, बीकॉम में पास भी हो गए। हुआ कि नहीं? वो फोकस से पढ़ाई करना है। इवन दो यू आर स्टडिंग फॉर लेस आवर्स। सर आपने बोला था जिन में 6 घंटा पढ़ना है, सर मैंने तो 5 ही घंटा पढ़ा, बट फोकस से पढ़ा। दैट इज वाई यू आर द क्लास टॉपर इन द सैटरडे टेस्ट। यू कैन यील्ड less hours, but high quality can yield 80+ marks. So even if you are not studying for 6 hours, you are studying for 5 hours, you can still become class topper अगर वो 5 घंटे क्वालिटी के हैं। अब देखो ना एवरीवन, मैंने एक बार भी फोन निकाला क्या आपसे बात करते करते? एक बार भी फोन निकाला क्या? मेरा फोन रिंग हुआ क्या? सेम विद यू, सेम विद यू। आपने भी ना ही फोन देखा, ना ही आपका फोन रिंग हुआ। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरे भी लाइफ में कुछ रूल्स है। मैं मूवीज नहीं देखता क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। मेरा ऑब्जेक्ट होता है संडे को मूवी देखना, बट वो होता नहीं, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, एक्सेट्रा काम होते हैं बहुत सारे। यू नो व्हाट, आज हमारा क्लास शुरू हुआ है ना, तो मेरा आज से रूल है, मैं कोई भी सीरीज नहीं देख सकता। आई विल रिपीट अगेन, आज से क्लास शुरू हुआ ना, तो आई कैन नॉट वॉच एनी सीरीज, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। देन फिर एडिक्शन होता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, मेरे को भी होता है एडिक्शन। मैं रात को थोड़ा ज्यादा देख लूंगा, टाइम मालूम ही नहीं पड़ेगा यार 11 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? सो यू नीड टू हैव सम रूल्स इन लाइफ कि व्हेन आई एम डूइंग सीएस एग्जीक्यूटिव इन 2025, टिल आई क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी मूवी, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी वीडियो गेम। आप लोगों का बैच जब खत्म हुआ था, मॉड्यूल 2 का, ग्रुप 2 का, और सी एंटर बैच खत्म हुआ, देन आई इंस्टॉल GTA 5 एंड देन आई प्लेड इट राइट हैंड टू गॉड ड्यूरिंग क्लास 9 बिकॉज इट कैन बी एडिक्टिव फॉर मी। मैं 2-3 घंटा उस पर स्पेंड कर सकता हूं। अब आज से मुझे काफी चीजें बंद करनी पड़ेगी। आई डोंट हैव दैट लिबर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ता है, नहीं तो लाइफ में सीधा नैया नीचे जाती है। हम सबको ये करना पड़ता है। ओके, सो डू दैट। मोबाइल फोन को बंद रखो इन क्लास, इन स्टडीज। ब्रेक ऑफ कर दो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से। देयर आर टॉक्सिक पीपल इन लाइफ यार, बहुत टॉक्सिक होते हैं। ए सीएस करके कुछ नहीं है, ये पहले आपको गाली मारेंगे, फिर आपके कोई फ्रेंड्स को गाली मारेंगे, फिर कोर्स को गाली मारेंगे, फिर इंस्टीट्यूट को गाली मारेंगे, एक दिन मुझे गाली मारेंगे।
कह रहे यार सर ने इतना बोर किया कि मेरा दिमाग का शटर ही बंद हो गया, कुछ समझ में नहीं आया आज, सर ने ज्यादा सिखा लिया, सर ने बोला तो 2 बजे छोड़ेंगे 3 बजे छोड़ा यार, सर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ब्लेम गेम, सबको ब्लेम करने का, पूरी दुनिया को ब्लेम करने का, पूरी दुनिया को ब्लेम करने का। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहो यार। जो आपके दूसरे फ्रेंड को गाली मार रहा है ना, जो कॉलेज मेट्स को गाली मार रहा हो, कल को आपको भी गाली मारेगा। आपके क्या मिल रहा है करके यार, उसके साथ 2 मिनट समोसा खा लो, चाय पी लो, अच्छी बातें कर लो, गो टू योर होम, गो टू योर होम। बी प्रैक्टिकल, डोंट गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद स्पेशल पीपल, बेस्ट फ्रेंड्स प्लीज। उसने उसको ऐसा बोला वैसा है, गेला खड्ड्यात। बी प्रैक्टिकल, ठीक है एवरीवन। सो ब्रेक ऑफ कर दो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ भी मत करो, बाहर घूमो ही मत, पूरा संन्यास ले लो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। चीजों को कंट्रोल में रखो। घूमने जाना है तो संडे को जाओ। आ रहा है समझ में? क्लासरूम में तैयारी कैसे करनी है? प्री प्रिपरेशन करके आना है। सर क्या सिखाने वाले हैं? सर ने कुछ वीडियो लेक्चर देखने बोला था, सर ने कुछ नोट्स कंप्लीट करने के लिए बोले थे, तो वो पहले तैयारी करनी है। अच्छा, आज सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि सर जेआईजिल ज्यादा लेंगे, आज एफएम नहीं होने वाला, या तो आज एफएम का 5 घंटे का क्लास है। तो तैयारी करके पहले आपको रात को रेडी करना है बैग, आपको कैलकुलेटर डालना है, आपको देखना है कि कुछ रिवाइज करने बोला था क्या, तो वो 10 मिनट वो रिवाइज करो। दैट इज कॉल्ड प्री प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्री प्रिपरेशन। देन जब क्लास शुरू हो जाएगी तो 100% फोकस करना है, मोबाइल बंद रखना है। अगर कोई फ्रेंड्स बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे हैं तो कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। एंड क्लास होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोस्ट प्रिपरेशन। अच्छा, पोस्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है? रात को 4 बजे सो गए, सुबह 11 बजे, ऐसे पोस्ट प्रिपरेशन नहीं करनी। पोस्ट प्रिपरेशन विद डिसिप्लिन करना है। मैं सच में बोल रहा हूं यार, सच में बोल रहा हूं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, most of the problems in your life will go away if you get up in the morning and you have a routine. Depression, feeling of worthlessness, low self-esteem, bad physique, bad mental shape, all of this will go away just by getting up in the morning and having a routine. कोई भी टाइप का routine, coming to class, going home, देन क्लास में पिंच कर करके थोड़ा होमवर्क दे दूंगा, सैटरडे को टेस्ट है तो थोड़ा तो पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली चीजें ट्रैक पे आएगी। मेरे लिए भी जब बैचेस नहीं होते, अभी छुट्टी थी 5 दिन, तो जो कांड किए मैंने 5 दिन, जो लेट उठाऊं मैं, आई हैव गॉट अप बाय 8:39। 8:39 मेरे लिए, आपके लिए दोपहर के 3 बजे, मेरे लिए 8:39, मतलब आई कैन नॉट बिलीव इट। ऐसे बहुत सालों के बाद मैं इतने लेट उठा, बट आई वोक अप वेरी लेट यार। थोड़ा हेल्थ भी साथ नहीं दे रही थी, बट आई वोक अप वेरी लेट। यस्टरडे तो मैं 8:39 को ही उठाया, पूरा आउट ऑफ ट्रैक। आज चुपचाप 6:30 को उठा, अभी कल परसों से वापस 4:35 को शुरू करूंगा। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? देन बिकॉज आई एम गेटिंग अप एट 4:30, देन रात को मैं सबको चिल्लाना शुरू करूंगा 7 बजे। बच्चों को बोलूंगा खाना खा के लो, अपना स्कूल बैग वैग तैयार करो। मैं वाइफ को बोलूंगा मैडम आई एम स्लीपिंग अर्ली टुडे पापा, लाइट्स वाइट सब ऑफ चाहिए, तो चिल भी लाइक खाने नहीं, मैं भी आज जल्दी सोती हूँ, जल्दी से खाना खा के आज हम लोग आते हैं, एवरीवन विल स्लीप एट द राइट टाइम। आ रहा क्या समझ में एवरीवन? ठीक है। देन व्हेन आई गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई एम ऑलरेडी हियर, आई प्रिपेयर अ चेकलिस्ट कि मुझे क्या क्या काम करना है दिन भर का, क्या क्या प्रायोरिटी वर्क है, क्या क्या प्रायोरिटी। वैसे आप स्टडी की चेकलिस्ट बनाओगे, यार मेरे 3 टॉपिक रह गए, कुछ भी करके आज ये 3 टॉपिक मुझे खत्म करना है। आज थोड़ा ऑफ कोर्स जाएंगे, थोड़ा होमवर्क बाईपास करेंगे, बट ये पहले खत्म करेंगे जो मेरा पेंडिंग है। होमवर्क आधा ही करेंगे, सर को बता देंगे कि हमने होमवर्क, वट एवर इज योर प्रायोरिटी। या तो होमवर्क नहीं किया 2 टाइम से, सर बोल रहे हैं होमवर्क करो, तो आज होमवर्क पे ध्यान देंगे। या ये टॉपिक है मुझे रिवाइज करना है, कल सैटरडे टेस्ट है, वट एवर इट इज, वो चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है। इवनिंग को 1 घंटा हॉबी कर लो, आपको तो पता ही है ना लॉजिक, 1 घंटा इवनिंग को हॉबी करनी है। यस और नो एवरीवन? एवरी डे 1 आवर इन द इवनिंग आपको हॉबीज परस्यू करनी है। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम अ लूजर, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी वेरी बैड इन योर सोशल स्किल्स, आई डोंट वॉन्ट यू टू नॉट लुक स्मार्ट। वो बाल वाल ऐसे पूरे, नहाया नहीं है, शर्ट ऐसे नीचे गिर रही है, पुष्पा नहीं बनना अपने को बाबा, अपने को प्रोफेशनल बनना है। आया कि नहीं समझ में एवरीवन?
नो ऑफेंस टू पुष्पा, नीचे पकड़ के पीटेंगे वेटेंगे मेरे को, सर पुष्पा को गाली मारी आपने, वॉट एवर। तो डू एवरीथिंग बट इन लिमिट। शाम को 1 घंटा अपने लिए निकालो, वॉट एवर इट इज दैट यू लाइक टू डू, जॉब, जिमिंग आपका है, कुछ बिजनेस होगा, वेबसाइट होगी, वॉट एवर यार, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग, भरतनाट्यम, और जस्ट टेकिंग एन इवनिंग वॉक। आई एम टेलिंग एवरीवन, आफ्टर माई डे इज ओवर, देर आर सम डेज जब मुझे प्रिविलेज मिलता है गाने लगा के इवनिंग वॉक करने को। यार क्या प्रिविलेज है यार, आई जस्ट लव इट, व्हाट एन अमेजिंग टाइम। बहुत बार 15 मिनट में मैं कार में बैठता हूँ और कुछ तो गाने सुनता हूँ, कुछ तो वीडियो देखता हूँ, नो चैब है, नो स्टूडेंट्स, नो किड्स, नो वाइफ, नो नथिंग, ठीक है। सो वॉट एवर, मतलब फाइंड आउट योर टाइम इन द इवनिंग एंड हैव दैट रूटीन, इट विल रियली हेल्प यू। सो इवनिंग को 1 घंटा हॉबी परस्यू करोगे, बाद में ऑटोमेटिकली 2 घंटा और पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें करो आप एंड डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज का तो बता ही चुका हूं। अगर आपने ध्यान से काम किया तो 20% इनपुट विल यील्ड 80% ऑफ योर टोटल आउटपुट। ओके, इसको हम पेरेटो रूल बोलते हैं। यार देखो मेरे बारे में सोचो, अगर मान लो कि मैं सीए में हूं और मान लो कि मैं दिन में ना 10 एक्टिविटी करता हूं बिजनेस की, उसमें से एक एक्टिविटी से मेरा 80% इनकम आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? मैं बिजनेस की 10 एक्टिविटी करता हूं, मान लो एक है अकाउंट्स बनाना, एक है जीएसटी कंपटीशन करना, एक है मार्केटिंग करना, एक है स्टूडेंट्स को एक्चुअली सिखाना। तो मे बी मार्केटिंग करके, मे बी स्टूडेंट्स को एक्चुअली सिखा के मेरे को 80% रेवेन्यू मिलता, तो बाकी की एक्टिविटीज को मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर सकता हूं। इन द सेम वे जब पढ़ाई करने बैठोगे ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में ना मॉड्यूल में 100 पेजेस दिए, वो 100 पेजेस से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ही की एरियाज है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 100 पेजेस को बैठ के समराइज मत करना, की एरियाज को समराइज करना। वैसे टैक्टफुली आपको काम करना है, टैक्टफुली आपको ऑपरेट करना है। एक लास्ट चीज मैंने लिखी नहीं है, बट मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। हम सबका एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, लेथार्जी, हम सबका। मैं तो आपका लीडर हूं उसमें, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एंड एकदम ऑनेस्टली आपको बताया मैंने, हम सबका वो इश्यू है, लेथार्जी, प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को डिले करना। और पढ़ाई करने बैठे 5 मिनट पढ़ा है, मन नहीं लग रहा, उठ गए। सर इसको कैसे ओवरकम करें? द आंसर इज वेरी सिंपल, जस्ट डू इट। 5 मिनट मिले ना, 5 मिनट के बाद ना फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, तो हम मन में क्या बोलते हैं? अरे बस 5 ही तो मिनट है, चलो गेला खड्डा भाड़ में गया। वो 5 मिनट पकड़ लो, एक एफएम का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सीलो का एक शॉर्ट नोट बचा होगा वो लिख देना। 5 मिनट में एक शॉर्ट नोट नहीं लिख सकते? लिख सकते। एक एफएम का क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं अगर छोटे क्वेश्चन से, तो 5 मिनट्स में उतना खत्म कर दो। देन जाओ घूमने फिरने के आने के बाद वापस से 5 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, वापस से ब्रेक ले लो, वापस से 5-10 मिनट पढ़ लो। विद ब्रेक्स भी अगर आप पढ़ोगे, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट, मतलब वापस से पढ़ने बैठते हो, इट विल टैंटामाउंट टू ग्रेट अमाउंट, बहुत आवर्स हो जाएंगे एक दिन के। वैसे ही इफ यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एट 5 to 6 वर्कआउट कर रहे हो, हाँ 5 to 6 वॉक कर रहे हो मान लो, तो यार 6 to 8 पढ़ लो। डोंट वरी, 6 to 8 के बीच में भी नाश्ता करोगे, चाय लोगे, उठोगे, बाथरूम जाओगे, बहुत कुछ करोगे आप। 6 to 8 पढ़ लो। क्लास से आने के बाद, क्लास के बाद 1.5 घंटा असाइनमेंट टाइम है, वो 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ लो। जो किच क्या करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे दूर बैठो, अपना पूरा मन लगा के पढ़ो। जो डाउट है सिस्टमैटिकली अरेंज करके फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लो। राइट एवरीवन? जब घर पे आए वापस से हाफ आवर का ब्रेक ले लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, वापस से पढ़ने के लिए बैठो 1 घंटा। देन एवरीवन वापस से 6 to 7 आप हॉबी परस्यू करोगे अगर टाइम मिला तो। अगर ऑलरेडी सुबह वॉक पे चले गए तो बस हो गया बाबा, कितनी बार करोगे, कितनी बार वॉक लोगे? हाँ, तो 6 to 7 हॉबी को थोड़ा शॉर्ट कर देना, 6:30 to 7 कर देना, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद में वापस से 7 to 9 पढ़ सकते हो। एम आई राइट? वापस से 9 बजे खाना खाया तो वापस से आप 9 to 10 पढ़ सकते हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? टाइम निकालो अपने लिए, थोड़ा थोड़ा निकालो। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, नहीं सर एट अ स्ट्रेच 6 घंटा पढ़ना है। अरे किसने बोला? एट अ स्ट्रेच 10 मिनट पढ़ना है एंड यू विल बी फाइन। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, एट अ स्ट्रेच 10 मिनट पढ़ना है। मेरे बच्चे 2 बार हॉस्पिटलाइज हुए थे, एक बार गैसास पे
26 को गैसा सीएनटी, और एक बार एक बच्ची दीनानाथ में हुई थी हॉस्पिटलाइज। तो वो टाइम पे आपको दिन भर वहां रुकना होता है बच्चों के साथ। तो मैं दिन भर रुका था विद लैपटॉप। मैंने हॉस्पिटल्स में बैठ के टेस्ट पेपर बनाए सीए फाउंडेशन के। कैसे? एक टाइम पे एक क्वेश्चन किया, सिस्टर बुलाती जाओ दवाइयां लेके आओ। एक क्वेश्चन के इंश्योरेंस कंपनी का फोन आया, फॉर्म में इश्यू है, जाके फॉर्म भरो। फिर एक क्वेश्चन, ऐसे करते करते 3 घंटे का पेपर बनाया मैंने एक दिन हॉस्पिटल में बैठ के। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? मैं सीए फाउंडेशन वालों को ये नहीं बोल सकता कि मैं हॉस्पिटल में बैठा हूं तो इसकी वजह से तुम्हारा जो पेपर है वो मैं सैक्रिफाइस करवाऊंगा। नो 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 नो, वो काम तो होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में एवरीवन? यस और नो? आई स्वेयर टू गॉड मैं ऐसा बहुत बार काम करता हूं। कल मैंने बहुत सारे नोट्स आपके अपडेट किए। येस्टरडे आई अपडेटेड लॉट ऑफ नोट्स। आपको दिख रहा है क्या ये सब? ये देखो, ये आपके जो एग्जाम पेपर है, देखो उसको खोल के दिख रहा है कि नहीं? दीज आर द एग्जाम पेपर ऑफ दिसंबर 2024। तो ये लेके मैं बैठा था नोट मेकिंग के लिए। बहुत बार बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रही थी, तो मैं एकेडमी में आया ही नहीं, क्योंकि यहां पे आया तो कोई मिलने आएगा, ये होगा वो होगा, डिस्टर्बेंस होगा, राइट? मैं घर पे बैठ के करा था। अच्छा, घर पे भी डिस्टर्बेंसेस होती है, तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया, कॉल आया, उसका कॉल आया, इसका कॉल आया, कुछ तो हुआ, कुछ तो ये लेके आओ, दवाई लेके आओ, ये करो वो करो, वापस से 5 मिनट बैठा, वापस से 5 मिनट। ऐसा मैं कल 6 घंटा बैठा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और 6 घंटे में मैंने अराउंड 20 क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम के आपके नोट्स में इंसर्ट किए। नॉट बैड। ये जो प्रिविलेज है ना, 4 घंटा सर लगातार पढ़ेंगे, ये आपके और मेरे जैसे लोग जिनका फोकस लेवल बहुत शार्प नहीं है, हमारे लिए नहीं है। डील विद इट। सर मन उठ गया, सर घर पे काम करना है, पेरेंट्स ने बोला कपड़े सूखने डाल, नीचे से दूध ला। अरे करो ना, किसने मना किया? करो, वापस 10 मिनट बैठो करने, वापस 10 मिनट बैठो। बीच बीच में स्ट्रेचेस होंगे 1-2 घंटे के, जो अनडिस्टर्ब जहां आप बैठ पाओगे। माय वाइफ वाज टॉकिंग टू मी नॉन स्टॉप, आई वाज मेकिंग नोट्स। बीच बीच में मैं बहुत इंटेंटली नोट्स बना रहा था। शी रियलाइज किया, आदमी सीरियस काम कर रहा है। शी स्टॉप टॉकिंग टू मी। 2 घंटे फिर मैंने बहुत फोकस से बनाया। तो वापस से खाना खाने का टाइम हो गया, बाथरूम जाना है, खाना खाना है, वो सब डिस्टर्बेंसेस होती है। आई नो, काम के बीच में करना पड़ता है, करना पड़ता है। आर यू विद मी? करते जाओ। ये बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है, सर टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए। तो टाइम निकालो, टाइम निकालो। अच्छा, मेरे को ना हाई शुगर होता है, और अभी रिसेंटली मेरी जो दवाइयां हैं शुगर की, वो हाफ हो गई है, क्योंकि मेरे को उल्टा हो रहा था, लो शुगर होने लग गया। तो यू नो व्हाट आई डू, मैं हॉस्पिटल में जब होता हूं ना, व्हेन माय चाइल्ड वाज एडमिटेड टू गैसास हॉस्पिटल, राइट हैंड टू गॉड, पता है मैंने क्या किया? बच्चों को आइसक्रीम लगती है टॉन्सिलेक्टोमी एडेनेक्टोमी के बाद, तो आइसक्रीम लाना था। एंड इफ यू डोंट नो दैट ब्लडी एफसी रोड पे आइसक्रीम पार्लर ही नहीं है। कौन सी आइसक्रीम चाहिए थी? प्लेन, नट्स वट्स वाली नहीं, सारे नटवट वाली महंगी आइसक्रीम थी। आई वॉक डाउन टू प्रभात रोड फ्रॉम गुडलक चौक, प्रभात रोड। ऐसा मैंने किया 6 टाइम्स। कितनी बार? 6 टाइम। मैंने मोबाइल पे काउंटर लगा दिया कितने किलोमीटर हो रहा है, तो 2 किलोमीटर हो गया, तो मेरा वॉक हो गया पूरा। वी हैड गॉन टू महाबलेश्वर घूमने के लिए लास्ट ईयर। सुबह सुबह 4:30 बजे मेरी वाइफ का फोन आया, किधर है भाई, वेयर आर यू? तो मैंने बोला मैडम व्हाट्सएप किया है, मैं वॉक के लिए आया हूं। 5 किलोमीटर्स मैंने वॉक किया, 1 घंटा। रोड बहुत खराब था, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन, ट्रक वगैरह आ रहा था, जा रहा था। वॉक किया मैंने, और कुछ बहुत ग्रेट काम नहीं, चला मैं, वॉक किया, जो ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। बट बिकॉज आई हैव दैट मेडिकल कंडीशन ना, तो मुझे वो मेरे लिए करना पड़ता है, किसी पे एहसान नहीं किया। इन एनी सिचुएशन आई डू इट। दीनानाथ में माई चाइल्ड वॉज इन द PICU, सो इट वॉज 2nd फ्लोर। तो मैं हर बार लिफ्ट स्किप करता था, स्टेज से ऊपर, स्टेज से नीचे, स्टेज से ऊपर, स्टेज से नीचे। आ रहा क्या समझ में एवरीवन? ताकि थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए। अपने लिए करना पड़ता है, जो सिचुएशन है उसमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। हैव यू सीन दैट रॉकी 2, रॉकी 3 सिल्वेस्टर स्टैलोन की? तो उसमें रशियन से फाइट करने जाता है, उसको उठा के बांध में डाल देते हैं, उसको जिम देते ही नहीं है, तो बांध में एक्सरसाइज करता है वो, यू नो, वहां के इक्विपमेंट को कन्वर्ट करके। सो जो भी आपके पास रिसोर्स है, जो भी है, मेक ड्यू विद इट, उससे काम चलाओ।
उससे अपना बेस्ट करो। रोना धोना नहीं है, अरे मेरी जेब में 20 रुपए आई है, मेरे पेरेंट्स पैसा नहीं देते, मेरे पेरेंट्स भी गरीब। अरे तो क्या 20 रुपए में आता है ना समोसा, खाओ, किसने मना किया? बेटर येट सेव इट, उसको सेव करो, घर से डब्बा लेके आओ। सर मेरे घर पे ना स्टडी टेबल, आपको पता है मैं कहां पढ़ता था? किचन का ओटा होता है ना, किचन का ओटा जहां गैस होती है, वहां पे मैं पढ़ता था। बिकॉज वी यूज्ड टू स्टे इन 1 BHK, और मेरे भाई साहब को सोना होता था 9:30 बजे। अब मुझे रात को पढ़ाई करनी है, तो आई यूज्ड टू स्टडी ऑन किचन टेबल। या तो मैं 4:30 बजे उठा, लाइट ऑन किया तो कान के नीचे लाफड़ पड़ता था इधर, तो देन आई यूज्ड टू गो एंड स्टडी इन द किचन। प्रयास अपार्टमेंट, शिवतीर्थ नगर, कोथरूड, पुणे, किचन, फ्लैट नंबर 9, प्रयास अपार्टमेंट, शिवतीर्थ नगर, कोथरूड, फ्लैट नंबर 9। किचन में बैठ के मैंने पढ़ा। बिग डील, रोना नहीं है, करना है, पढ़ना है, अपने लिए कर रहे हैं, नहीं तो बाद में अपन बेरोजगार हो जाएंगे। अपने लिए कर रहे हैं, बाद में हम ओवरवेट हो जाएंगे। अपने लिए कर रहे हैं, बाद में हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, जो भी सिचुएशन मिला उसमें अपना काम चला के लेना, ये करना पड़ता है। हां फ्रस्ट्रेशन होता है, हां आप अपसेट होते हो कि यार मेरे पास रिसोर्स क्यों नहीं है, बट चेंज इट फॉर नीचे की जनरेशन में। आपके नीचे की जनरेशन को प्रिविलेज बनाना, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड स्मार्ट वर्क। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगेन दिखावा नहीं करना किसी को भी कि यहां पढ़ने के लिए बैठे, एक्चुअली पढ़ाई करनी है। डू दैट एवरीवन, आई प्रॉमिस यू सक्सेस, आई प्रॉमिस यू, यू विल बी सक्सेसफुल। हर दिन ये करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज मुझे आपको ये बतानी थी, प्लीज कम टू क्लास डेली। प्लीज कम टू क्लास डेली। बहुत एफर्ट लगता है, मुझे मालूम है। रात को राइट टाइम पे सोना, तुम्हारी एज में राइट टाइम पे उठना, सुबह कुछ खा के आना, सुबह उठ के क्लास में आना, बहुत एफर्ट लगता है, मुझे मालूम है। डू इट एनीवेज, अपने लिए, फॉर यू, अपने लिए करना है, ऐसा करो। आई प्रॉमिस यू, यू विल बी सक्सेसफुल। सो कम टू क्लास डेली, लिसन टू योर टीचर्स। मैं जो बोल रहा हूं, मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑफ CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के अनुसार बोल रहा हूं, सिर्फ अपने हिसाब से नहीं बोल रहा मैं। सर अकाउंट्स FM डेली सबसे पहले पढ़ो, ये मैं, मेरे लिए नहीं, मेरा उल्टा है, मैं तो अकाउंट्स FM पढ़ू ही ना और मैं फुल मार्क्स लेके आऊं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। सो वो पढ़ो, ध्यान से सुनो। एग्जीक्यूटिव बहुत डुएबल है अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो। अच्छा, एंड बैच टाइमिंग की अगर हम बात करें तो प्लीज नोट कि हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो अभी 8:45 AM है टू 2 PM है, और फिर 2 to 3:30 हमारा प्रैक्टिस टाइम है। ओके, असाइनमेंट टाइम है। अगर किसी को भी कॉलेज जाना है, सर 2 के आगे मुझे कॉलेज जाना है एक्सेट्रा, तो अब जाओ, यू आर मैच्योर्ड एडल्ट्स, आप डायरेक्टली जाओ, किसी को पूछना नहीं, परमिशन नहीं लेनी, डायरेक्ट जाओ उठ के। मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, सर मैं घर पे पढ़ाई करने वाला हूं, करने वाली हूं, बिकॉज मेरा कॉलेज है एक्सेट्रा, बट मेरे को कल वो लाके दिखाओ अगर असाइनमेंट सेशन स्किप कर रहे हो तो। ओके, ये जो 8:45 का टाइम है, ये आगे जाके उसको मैं 8 AM भी करने वाला हूं, एक बार हमारा बैच सेट हो जाए। देयर आर सम मोर स्टूडेंट्स हु विल जॉइन अस नाउ, और हमारे कुछ एब्सेंट लोग हैं, वो अभी धीरे धीरे आएंगे। तो बैच जब थोड़ा सेट हो जाएगा, मे बी आफ्टर 1.5 मंथ, समवेयर इन February, मैं उसको 8 बजे कर दूंगा, थोड़ा और अर्ली कर देंगे। इज इट ओके? द बैच विल टेंटेटिवली एंड बाय 25th April। 25th April को हमारा बैच एंड हो जाएगा। उसके इमीडिएटली बाद मेरा रिवीजन का प्लान है। रिवीजन का शेड्यूल मैं थोड़ा जल्दी निकाल के डिक्लेयर कर दूंगा आपको, और मैं बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी बता दूंगा, अगर बाहर से किसी को आना होगा, इफ दे वांट टू अटेंड रिवीजन, दे कैन आल्सो डू दैट। इट विल बी फ्री फॉर ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स। ओके, सो रिवीजन अटेंड करो, और उसके इमीडिएटली बाद हमारे टेस्ट सीरीज है। मैंने आपको टेंटेटिव डेट्स डाल के दिया हुआ है टेस्ट सीरीज सबका, ठीक है? हमारा एग्जाम कौन से दिन है?
1 जून को हमारा एग्जाम है। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा, बट बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हर 1 जून को एग्जाम होता है, और दिसंबर वाला 21 दिसंबर को होता है। तो यहां पे 20 डेज कम है। क्यों? राइट अ लेटर टू योर इंस्टीट्यूट। आईसीएसआई को लेटर लिखो, मेरे को नहीं मालूम, उनका वो शेड्यूल ही वैसा है। इज इज ओके एवरीवन? ठीक है। बाकी आपको और कोई भी डाउट होंगे तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ ऑल्सो, यू कैन आस्क मी लेटर ऑल्सो, बाद में भी आप मुझे पूछ सकते हो। माई प्राइवेट मोबाइल नंबर, आई थिंक एवरीवन नोस, बट माई प्राइवेट मोबाइल नंबर इज दिस। मेरे को मेरे गुरुजी ने एक बोला था, मैडम ने, कि हमेशा अपने नाम के आगे CA/CMA लगाना, डिग्री को डिसरिस्पेक्ट मत करना। तो आई एम CA/CMA सेइंग माई प्राइवेट मोबाइल नंबर इज 7711037777। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो कुछ अर्जेंट होगा तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी। आई थिंक हर स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा, मेरे साथ एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अंदर भी आप डाल सकते हो, तो एडमिन टीम भी उसको देखती है। और व्हाट्सएप करोगे तो थोड़ा और अर्जेंटली रेजोल्यूशन मिल सकता है, मतलब मैं उसको देख लेता हूँ। अदरवाइज टेलीग्राम करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप एनी हाउ, आई विल रिप्लाई टू यू। Is this okay everyone? You can ask me any doubt, any query that you have. Yes.